राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। तो देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार हम लोग एक बात को लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं कि भारत का जो इम्पोर्टेंस था दूसरे देशों के लिए, ये बढ़ते जा रहा है। एक समय ऐसा था कि भारत का इम्पोर्टेंस तो था दूसरे देशों के लिए, लेकिन ये केवल एक बड़े मार्केट तक सीमित था। यानी हमें केवल वस्तुएं एक्सपोर्ट करने के लिए ही दूसरे देश इम्पोर्टेंट मानते थे। भाई, बहुत बड़ी आबादी है, मार्केट बड़ा है, किसी भी कंपनी को अगर हमारी उतार दिया जाए तो उसका मालामाल होना यहाँ से तय है। और मैक्सिमम चीजों के लिए चूंकि हम लोग विदेशों पर निर्भर रहा करते थे, तो ये सारी चीजें सही भी हो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार देखने के लिए ये मिल रहा है कि भारत दूसरों की दूसरी जरूरतों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए भी महत्वपूर्ण होते जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर यूरोप अमेरिका की बात की जाए तो इन्हें अब हम लोग रिफाइंड ऑयल बेच रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था आपको कि भारत की रिफाइनिंग कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि कुछ ही वर्षों में हम लोग देखेंगे कि अमेरिका, यूरोप जैसे देश भारत के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो चुके हैं गैसोलीन वगैरह के लिए। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि रशिया के लिए भी अब भारत उतना ही इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। जब रशिया में पेट्रोल पंप के ऊपर भयंकर भीड़ जमा हो गई, तो उसे भी हम लोगों ने क्रूड ऑयल को रिफाइन करके गैसोलीन उत्पाद बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किए ताकि क्राइसिस को संभाला जा सके। वहीं पर अगर बात की जाए इसराइल की, तो देखिए, इसराइल के लिए तो हम लोग सर्वे सर्वाई बन चुके हैं। मैंने आपको इसराइल को लेकर कई सारी चीजें बताई कि भविष्य में इसराइल के लगभग सभी तरह के मॉडर्न वेपन्स भारत में ही बनेंगे और उसे भारत का ही दम रहेगा। कहने का मतलब, ये सारे मजबूत देशों के प्रति हम लोग जो इंपॉर्टेंस अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर हमें उस राह पर ले जा रहा है जिस राह पर चाइना आज से लगभग 20 साल पहले चला था। चाइना ने एक एक करके ऐसे ही दुनिया भर के देशों को अपने ऊपर निर्भर कर लिया था और आज स्थिति आप देख लीजिए। तो चलिए, इसका एक और प्रमाण जान लिया जाए, साथ में अन्य कई तरह की खबरों को लेकर चर्चा करेंगे। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार, केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईरान की तरफ से भारत को धन्यवाद दिया गया है और ये धन्यवाद भारत की एक उपस्थिति को लेकर दिया गया है जो भारत के द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी के अंतिम संस्कार के लिए दी गई थी। ईरानी दूतावास की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट करके भारत को धन्यवाद दिया गया है कि आपने अपना आधिकारिक डेलीगेशन खामेनी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके अंतिम संस्कार में भेजा। लेकिन वहीं ईरान से एक और खबर निकल कर आ रही है। देखिए, खबर यह है कि बीपीसीएल प्रिपेयर कर रहा है इस समय ईरान से क्रूड ऑयल खरीद को लेकर। हम जानते हैं कि ईरान को कुछ समय की मोहलत मिल चुकी है, उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे उन प्रतिबंधों में ढील दी गई है लगभग 60 डेज की। इन 60 डेज में आप ईरान से क्रूड ऑयल और गैस वगैरह खरीद सकते हैं। तो इसी के चलते बीपीसीएल ईरानियन एक्सपोर्टर से इस बारे में चर्चा कर रही है और सारी तैयारी कर रही है जिससे ईरानियन तेल भारत आ पाए। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए काफी हद तक सूटेबल रहेगा। ईरान का तेल रिफाइन करना हमारे लिए काफी आसान है, हमें ट्रांसपोर्टिंग काफी कम लगती है और साथ ही बदले में ईरान हमसे काफी कुछ चीजें खरीदता भी है, तो हमें ज्यादा ट्रेड डेफिसिट वगैरह नहीं होता। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ जाती है कि क्या ईरान को ऐसी परिस्थिति में तेल खरीद कर मदद पहुंचाना सही होगा? क्या ये मानवता के लिए सही होगा? क्योंकि एक बार थोड़ा सा सोच कर आप देखिए कि ईरान के पास इस समय पैसों का फ्लो जाना, ये ईरान की उस महत्वाकांक्षा को एक बूस्ट दे सकता है जो कि दुनिया भर के लिए घातक साबित हो सकता है भविष्य में, और वो है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखिए, आप लोग कई बार कमेंट करके पूछते हैं कि रशिया को लेकर इतने सारे दबाव डाले जा रहे हैं कि आप क्रूड ऑयल वगैरह मत खरीदिए, फिर भी भला भारत रशिया से क्रूड ऑयल क्यों खरीदता है? और ईरान को लेकर तो इतना दबाव भी नहीं दिया गया, उसके बावजूद हम लोगों ने क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया ईरान से। क्या कारण है इसके पीछे? तो देखिए, कुछ ऑब्वियस से कारण है। एक तो ये कि रशियन तेल के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे हुए हैं, जबकि ईरानियन तेल के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। अगर ईरान से आप तेल खरीदते हैं तो वो तेल खरीदने वाली कंपनियों के प्रति दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है अमेरिका द्वारा, और इसमें डॉलर उनका महत्वपूर्ण वेपन होगा। डॉलर का इस्तेमाल अगर करने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है भारतीय कंपनियों को, तो भारतीय कंपनियों को बाकी दूसरी जगहों से ट्रेड करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, या यूं कह दीजिए कि ट्रेड शायद कर ही ना पाए। तो एक प्रॉब्लम ये आती है। रशिया के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट थोड़ी खींचतान जरूर चलती है, लेकिन रशियन तेल के ऊपर प्राइस कैप के अलावा किसी प्रकार का कोई सैंक्शन नहीं लगा है। दूसरी बात यह है कि भारत भी इस बात को समझता है कि रशिया आतंकवाद जैसे कृत्य में लिप्त नहीं है। रशिया के पास पैसा जाएगा तो उसका इस्तेमाल किसी भी काम में हो सकता है, लेकिन आतंकवाद को ग्रो कराने में नहीं हो सकता। जबकि अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान के कितने प्रॉक्सी आतंकी संगठन है ये हम सभी जानते हैं। शायद दुनिया भर में सर्वाधिक प्रॉक्सी संगठन उसी के पास है। तो ईरान को तेल गैस के बदले जाने वाला पैसा
इन सब कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि सही नहीं है। इसका सीधा सीधा प्रेजेंट में दुरुपयोग इसराइल के खिलाफ हो सकता है, जिससे इसराइल की और हमारी डिप्लोमेसी खराब हो सकती है। बाकी के अरब नेशंस के खिलाफ हो सकता है, जिससे अरब देशों से भी हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। और भविष्य में ये ज्यादा मजबूत अगर होते हैं तो भारत के लिए भी दुखदायी होंगे ही होंगे। ईरान एक प्रॉस्पेरस कंट्री बने, भारत के साथ अच्छे संबंध रहे, वहाँ के लोग अच्छे से पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये मैं भी चाहता हूँ। लेकिन ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने में सफल हो जाए, क्योंकि आज ईरान ने अगर न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो वो अमेरिका इसराइल के साथ साथ भारत के लिए भी उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। अगली खबर की अगर बात की जाए तो ये क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई है। देखिए, मैंने आपको 2-3 दिनों पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि क्रूड ऑयल की क्राइसिस के बीच में ऐसी खबर निकल कर आ रही है भारत के लिए, जो हमें भविष्य में भी काफी मदद दे सकती है। अमेरिका ईरान के बीच में ये जो फिलहाल टेम्परेरी ही सही लेकिन जो पीस डील हुई है, इसका एडवांटेज उठाने के लिए भारत ने भरपूर क्वांटिटी में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इस समय की अगर बात की जाए तो हमारा इंपोर्ट पिछले 100 दिनों के पीक पर पहुंच चुका है। कहने का मतलब काफी कुछ तैयारियां हम लोगों ने करना शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में अगर दोबारा युद्ध शुरू होता है, जिसके पूरे पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं, तब भी हमें ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और क्रूड ऑयल के कोई भी क्राइसिस हमारे सामने न आ पाए। इसी बीच लेकिन बताया ये जा रहा है कि भारत ने एलपीजी की खरीद को लेकर भी ऑप्शन ढूंढ लिया है। जी हाँ, देखिए, एलपीजी के लिए विशेषकर हम लोग अरब देशों के ऊपर निर्भर थे, खासकर कतर के ऊपर। लेकिन इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई है, पता नहीं कब आ जाए, पता ना कब चली जाए। और क्योंकि ये सीधे हमारे किचन से जुड़ी हुई चीज है, इस वजह से नजरअंदाज इसे करना बहुत भारी पड़ सकता है। हमारी कई सारी इंडस्ट्रीज भी गैस के भरोसे ही चलती है। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अरब देशों का अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, और अल्टरनेटिव मिला है अमेरिका के रूप में। जी हाँ, इस समय भारत के द्वारा लगातार एलपीजी अमेरिका से खरीदी जा रही है, और इतनी खरीदी जा रही है कि वो पहले जो अमेरिका से हम लोग खरीदा करते थे उससे ऑलमोस्ट डबल, ताकि गल्फ देशों के ऊपर जो हमारी निर्भरता थी वो ना रह जाए। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि एलपीजी भारी मात्रा में अमेरिका से इस वजह से भी इंपोर्ट की जा रही है, ताकि जो हमारे स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं गैस के लिए, जो 30 डेज का बताया जाता है, इसे भी हम लोग पूरी तरह से फुलफिल कर लें। इवन बताया ये जा रहा है कि भारतीय तेल कंपनियां अरब देशों से आने वाली गैस की अनिश्चितता को देखते हुए अमेरिका से जो हमारी 22 लाख टन सालाना गैस की खरीद की जाती है, इसे बढ़ाने की योजना बना रही है। यानी लॉन्ग टर्म में हम लोग अमेरिका से ठीक ठाक क्वांटिटी में गैस खरीद, हमें किसी प्रकार का कोई क्राइसिस ना देखना पड़े, साथ ही इसमें विविधता आए, इसकी वजह से अमेरिका का रुख हम लोगों ने किया है। तो एक अच्छा और एक बहुत ही शानदार कदम माना जाएगा ये। और भी अगर अन्य सुरक्षित इलाकों से भारत के लिए गैस की आपूर्ति संभव होती है, तो वहां पर भी हम लोगों ने विकल्प तलाशने चाहिए। अब आज की मुख्य खबर को लेकर हम लोग डिस्कस कर ले। मैं आपको लगातार इस बारे में बताते आ रहा हूं कि देखिए, अमेरिका और इजराइल के बीच में इस समय सही नहीं चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय काफी कुछ अपने बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं। वैसे तो वो बहुत ज्यादा प्रो इजरायली हैं। इवन आज तक अमेरिका में इतना प्रो इजरायली कोई भी राष्ट्रपति नहीं आया, और शायद भविष्य में तो आने की संभावना भी नहीं है। इजराइल भी तैयारियां कर बैठा था कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं, हम लोग वैसे ही अपने एक के बाद एक सारे गोल्स पूरे करना शुरू कर देंगे। फिर आसपास के देशों की थोड़ी बहुत जमीनें वगैरह हथिया कर उन्हें बफर जोन वगैरह बनाना हो, फ्रेश वाटर की जो सोर्सेस हैं उनके ऊपर अपना कब्जा करना हो, या फिर ईरान को डीमिलिटरी करना हो और डीन्यूक्लियराइज करना हो, इन सभी कामों की लगभग एक तरह से तैयारी करके बैठा था इजराइल। लेकिन आज की परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो ईरान को आपने कमजोर तो बहुत कर दिया, लेकिन इस बात को हमें स्वीकारना पड़ेगा कि अमेरिका के इतने अटैक्स वगैरह के बावजूद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर विशेष कोई संतुष्टिजनक खबर निकलकर नहीं सामने आई है। ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाएगा, जबकि हम सभी जानते हैं कि युद्ध से ठीक पहले तक ये 60% तक यूरेनियम को इनरिच कर चुके थे। 60% से 90% तक इन्हें और ज्यादा यूरेनियम को इनरिच करना होगा। जैसे ये लोग 90 प्लस पहुंचते हैं, ये न्यूक्लियर वॉरेट बनाने के लिए तैयार मसाला हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 60 से 90 प्लस पहुंचने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीना। अगर चलिए ईरान में सारी कुछ चीजें अव्यवस्थित भी हो गई है, लेकिन फिर भी अगर वो युद्ध स्तर पर काम करते हैं तो बड़ी मुश्किल से उन्हें 6-7 महीनों का समय लगेगा। वो इतने में दोबारा से खड़ा कर पाएंगे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को। और यही इजराइल की सबसे बड़ी समस्या वाली बात है। जब तक इजराइल को टेबल पर नहीं बिठाया जाएगा, इजराइल की कंडीशंस नहीं मानी जाएगी, आप ऐसा मान लीजिए कि ईरान अमेरिका का ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। इवन आशंकाएं तो यहां तक की लग रही है, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर अमेरिका न भी लड़ा तो अब इजराइल अपने खुद के बूते
ईरान से युद्ध लड़ेगा और वो तब तक लड़ेगा जब तक ईरान पूरी तरह से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को या तो स्वयं बंद नहीं कर देता या इजराइल उसे पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर देता। अब इसी बात को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच में एक तरह का रॉ छिड़ गया है और अमेरिका बोलना सही नहीं होगा, इस समय तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो टीम है इनके द्वारा ही इजराइल के प्रति एक तरह का रॉ छेड़ दिया गया है। रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि एक बयान निकल कर आता है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का। जेडी वेंस ने यह कह दिया कि देखिए इजराइल को अपने एकमात्र, यहाँ पर आप थोड़ा सा भाषा पर ध्यान दीजिए, एकमात्र इसलिए भी कहा है कि वाकई में गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बाद इजराइल को बहुत ही ज्यादा आइसोलेट कर दिया गया है। वेस्टर्न कंट्रीज में अब उसकी उतनी ज्यादा धाक नहीं रही है, उतना समर्थन बाकी नहीं रहा है। वास्तविकता में जो इस समय उसका सहयोगी है वो एकमात्र अमेरिका ही बचा है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो जेडी वांस ने यही कहा कि अपने एकमात्र और शक्तिशाली समर्थक को आप इस तरह से बार बार क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये इजराइल को लेकर कहा है, क्योंकि इजराइल ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जैसे अमेरिका द्वारा युद्ध बंद किया गया, पीस की घोषणा की गई, उसके बाद से ही इजराइल लगातार अटैक्स किए जा रहा है अमेरिका के ऊपर और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को भी इन्होंने टारगेट पर लेना शुरू कर दिया। इसी बात के जवाब में जेडी वांस के द्वारा ये कहा गया। अल्टीमेटली वो ये कहना चाहते हैं कि देखिए यार, आप भी मेरी हमारी मजबूरी समझिए, अभी ज़्यादा लंबे समय तक हम युद्ध चालू नहीं रख सकते, हमें इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है, मिड टर्म इलेक्शंस आने हैं, तो सारी चीज़ों को हमें भी देखना पड़ेगा। लेकिन इस बात को लेकर जो जवाब दिया है नेतन्याहू ने, ये बड़ा सॉलिड है। मैंने आपको अपने अरट्टाई पेज खंडवा वाला पर बताया था, बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि देखिए आप एकमात्र हमारे मजबूत और ताकतवर सहयोगी नहीं है, क्योंकि आपका विकल्प भारत है। जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना सबसे मजबूत और सबसे बड़ा सहयोगी भारत को घोषित कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने भारत की पॉपुलेशन को भी मेंशन किया कि देखिए 1.4 बिलियन आबादी वाला देश हमारा मजबूती से सहयोगी बना हुआ है, हमें आप ऐसे ही अकेला मत समझिए। और इसी वजह से मैंने कहा कि देखिए अब दुनिया के दूसरे देशों के लिए भारत अपनी लगातार इंपॉर्टेंस को बढ़ाते जा रहा है। इजराइल केवल भारत का नाम ऐसे ही नहीं ले रहा है कि भारत उससे हथियार वगैरह खरीद लेता है, नहीं, बल्कि भविष्य में इजराइल को लड़ने के लिए जितने भी हथियार चाहिए होंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो भारत में कराना चाहता है और सिर्फ भारत में ही करा सकता है। इस बात को उसने जान लिया है, भाप लिया है और इसको लेकर अलग अलग पहलू मैंने आपको बता दिए हैं। और भारत की तरफ से भी चूंकि उससे इस बात की सांत्वना दी गई है कि हाँ हम आपके साथ हैं, इसी हिम्मत से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इतनी बड़ी बात कही गई है। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इजराइल के विजिट पर गए थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के कुछ ही दिनों के बाद अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया गया था, वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पष्ट कहा था कि देखिए इस तरह के आतंकवाद वगैरह की घटना को लेकर हम लोग इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं आज भी, और परिस्थितियां इससे बियॉन्ड जब जाएंगी तब भी हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। तो भारत इजराइल का जो गठबंधन है ये हम जितना देख पाते हैं, जितना समझ पाते हैं, जितनी बात कर पाते हैं, उससे ज्यादा ताकतवर है, इससे ज्यादा ताकतवर एक्चुअली हो चुका है। और यहाँ पर अब ऐसी भी चीजें दिखाई दे रही है जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि अब ये भारत इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र को हम लोगों ने दायरे में लेना शुरू कर दिया है। फिर आप यूएई ले लीजिए, साइप्रस ले लीजिए या फिर ग्रीस को ले लीजिए, इन सभी देशों को भी हम लोग अपने साथ लगातार जोड़ते जा रहे हैं। तो इजराइल जैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश जो कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो अगर भारत के दम पर इतनी बड़ी बात कर सकता है तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भारत शायद अभी विश्व गुरु तो नहीं लेकिन विश्व मित्र बनने की बिल्कुल कगार पर आकर खड़ा हो चुका है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका ओपिनियन क्या होगा, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।